वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट्स करेंगे। पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, तो इट इज़ द एडवांस ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आप लोगों ने मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर ये सब बनाने सीखे थे। तो उससे आगे जो आता है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट आता है। कॉम्बिनेशन सर्किट में आपने देखा होगा कि जो आपका आउटपुट है वो बेसिकली इनपुट के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में ऐसा नहीं है। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आउटपुट जो है इनपुट से डिपेंड है ही है, प्लस पिछला जो आउटपुट आया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड है। दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आपके पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता था ताकि आप बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आपके पास एक मेमोरी एलिमेंट होता है जहां पे आप बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट जो आप पढ़ चुके हो, इसमें कोई इनपुट आ रहा है, आउटपुट जाएगा। एक जगह से आउटपुट आप देखोगे मेमोरी एलिमेंट के अंदर जा रहा है जो कॉम्बिनेशन सर्किट का पार्ट नहीं है, और ये वापस आपका एज एन इनपुट सर्किट के अंदर आ रहा है। दो चीज मैंने आपको कही थी कि प्रीवियस आउटपुट जिसके ऊपर आपका करंट आउटपुट डिपेंड करेगा, दूसरा मैंने आपको कहा था मेमोरी एलिमेंट। लेट्स सी द डेफिनेशन। द सीक्वेंशियल सर्किट्स आर सर्किट्स हुज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट। किसके ऊपर डिपेंड है? जो अभी इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर, एज वेल एज पास्ट आउटपुट, जो पिछला आउटपुट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दे कंटेन एटलीस्ट, कम से कम, मैंने ये लिखा एग्जैक्टली, कम से कम एक मेमोरी एलिमेंट होना जरूरी है जिसके अंदर आप क्या कर सके, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट। यस, डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स सीक्वेंशियल सर्किट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। काफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने डेफिनेशन करी है उसमें से ही आ जाएगा। फर्स्ट, इट इज अ सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज ऑन पास्ट आउटपुट। ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कि जो भी उसका आउटपुट आएगा वो किस किस पे डिपेंड है, अभी जो इनपुट आ रहा है और इससे पहले जो आउटपुट आया था। दूसरा, कम से कम एक मेमोरी एलिमेंट होगा, ये भी डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। अब थोड़ा सा अलग आ जाइए। थर्ड, अब क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक एडिशनल मेमोरी एलिमेंट डाल रहे हैं, ये एक से ज्यादा मेमोरी एलिमेंट डाल रहे हैं, तो क्या होगा, इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब इसको डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट यही है आपका, डिफिकल्ट टू डिजाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी एलिमेंट। चौथा, क्योंकि आपके पास पार्ट ज्यादा आ रहे हैं, आप कहीं पे स्टोर कर रहे हो। भाई एक चीज तो हुआ कि आपके पास डायरेक्ट आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, आपको बीच में कोई भी रेड लाइट नहीं मिलती है तो शायद आप जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर बीच में रेड लाइट्स आती है, आपको रुकना पड़ता है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे कहा है कि कंपैरेटिवली स्लोअर इन स्पीड इसकी कम हो जाएगी आपकी। इसमें अगर आपको उसको रियलाइजेशन कराना है, सीक्वेंशियल सर्किट से बनाना है, तो हार्डवेयर कम हार्डवेयर में इसका पूर्ति हो जाता है। और कम हार्डवेयर का मतलब क्या है, उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। ज्यादा हार्डवेयर ज्यादा कॉस्टिंग, कम हार्डवेयर कम कॉस्टिंग, इसलिए रिक्वायर्ड लेस हार्डवेयर फॉर रियलाइजेशन के लिए हार्डवेयर कम लगेगा इसके अंदर, और इसीलिए ये हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। यस, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। अगर हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेगा तो डिफरेंस भी हमें आराम से याद रहेगा कि वही पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखे हैं, और वही उसको कॉम्बिनेशन सर्किट से डिफरेंशिएट करता है। फर्स्ट, कि आपका आउटपुट किस चीज के ऊपर डिपेंड है, उस चीज के ऊपर डिफरेंस है। पहला वाला, सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट एट दैट इंस्टेंट टाइम। जो इनपुट आ रहा है इसका आउटपुट सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन सर्किट का, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट का किस पे करेगा, जो इनपुट आ रहा है फिलहाल वो और पिछला आउटपुट। इट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। दूसरा पॉइंट, कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, सीक्वेंशियल के अंदर एक मेमोरी एलिमेंट होगा। देखिए, सेकंड, नो मेमोरी एलिमेंट, सेकंड एटलीस्ट वन मेमोरी एलिमेंट। तीसरा, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट नहीं है तो इसलिए कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करना इजी है।
यहाँ पे आपके पास मेमोरी एलिमेंट है, इसलिए इसको डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए थर्ड, इजी टू डिजाइन, डिफिकल्ट टू डिजाइन। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं है तो डाटा को कहीं रुकना नहीं है, वो फटाफट काम करेगा। देयरफॉर जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो फास्ट काम करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फास्टर इन स्पीड। यहाँ पे क्या है, आपके पास मेमोरी एलिमेंट्स है, रुकना पड़ सकता है, स्पीड में फ्लक्चुएशंस आएगी, इसलिए इट इज लोअर इन स्पीड। अब क्या है कि अगर मेरे को दोनों सर्किट से एक ही काम कराना हो तो ऑब्वियसली है कॉम्बिनेशन सर्किट में मुझे ज्यादा हार्डवेयर का यूज करना पड़ेगा सीक्वेंशियल सर्किट के मुकाबले। तो वही चीज यहाँ लिखी है, देखिए फिफ्थ, रिक्वायर मोर हार्डवेयर फॉर इट्स रियलाइजेशन, ज्यादा हार्डवेयर लगेगा, रिक्वायर लेस हार्डवेयर फॉर इट्स रियलाइजेशन। ठीक, अब ज्यादा हार्डवेयर मतलब ज्यादा कॉस्ट, कम हार्डवेयर मतलब कम कॉस्ट। तो लास्ट पॉइंट वही है, क्योंकि इसमें ज्यादा हार्डवेयर लग रहा है तो एक्सपेंसिव है, इसमें कम हार्डवेयर लग रहा है तो ये आपका चीपर है, ये आपका सस्ता है। अब एक इसमें नया टॉपिक करते हैं जो कि हमारे आगे हर जगह यूज होगा, डेट इज नोन एज क्लॉक। क्लॉक कुछ नहीं है, एक पल्स है, जैसे हमारी घड़ी चलती है इसी तरीके से ये भी एक पल्स जनरेटर है जो कि किसी भी डिजिटल सिस्टम में जहाँ सर्किट यूज करते हो वहाँ पे यूज होता है। इसका फायदा ये है कि जब ये पल्स देगा तो उस टाइम पे हमें काम करना है, जब पल्स नहीं देगा तो तब हमें काम नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि सारी चीज सिंक्रोनाइज हो जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज होगी। अगर मैं क्लॉक को यूज ना करूं तो कोई भी चीज किसी टाइम पे भी हो सकती है। जैसे हम लोग रेसिंग करते हैं तो रेसिंग में हम क्या बोलते हैं, गेट सेट गो। गेट सेट गो का मतलब क्या, जैसे ही गो बोलूंगा तभी आपने रेस स्टार्ट करनी है, जितने लोग खड़े होंगे सब एक साथ भागेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पहले भाग रहा है कोई बाद में भाग रहा है। तो इस टाइप की चीजें हमें सर्किट्स में भी रिक्वायरमेंट होती है और वहां पे हम लोग क्लॉक पल्स का सहारा लेते हैं। देखिए क्या लिखता है, अ पल्स जनरेटर विद इन अ डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम में पल्स जनरेटर है टू विच ऑल ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशंस हैं आर सिंक्रोनाइज्ड, सबको एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, उसको हम क्लॉक बोलते हैं। ये क्लॉक नॉर्मली आपका डिजिटल में स्क्वायर वेव फॉर्म में होती है, ये स्क्वायर वेव कहलाती है। इस फॉर्म में आपका क्लॉक पल्स मिलेगा। अब इसके अंदर दो पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, एक पार्ट ये है, इसमें क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लॉक पल्स। दूसरा पार्ट ये रहा, इसमें क्या रहा है, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, तो इसको नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की स्टार्टिंग है और यहाँ पे ऊपर से नीचे की स्टार्टिंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव क्लॉक पल्स, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव क्लॉक पल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर वेव सिग्नल्स हैव पॉजिटिव क्लॉक पल्स एज वेल एज नेगेटिव क्लॉक पल्स। देखिए अभी हम लोगों ने कहा था कि किसी भी क्लॉक को हम लोग दो पल्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव क्लॉक पल्स एंड नेगेटिव क्लॉक पल्स। दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। पॉजिटिव क्या होगा कि आपका 0 से 1 पे जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा और फिर 1 से 0 पे आ जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, 1 से 0 पे आएगा, थोड़ी देर 0 पे रुकेगा, फिर वापस 1 पे जाएगा। अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा था सब एक साथ होता है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका होता है। जो एज आपकी ऊपर जा रही है, राइज कर रही है, उसको हम राइजिंग या पॉजिटिव एज बोलते हैं, और जो एज 1 से 0 जा रही है उसको फॉलिंग या नेगेटिव एज बोलते हैं। तो आप देखिए पॉजिटिव के अंदर जो राइजिंग एज है पहले आ रही है, फॉलिंग एज बाद में आ रही है, बल्कि नेगेटिव के अंदर ये उल्टा हो जाएगा, फॉलिंग पहले आएगी और राइजिंग बाद में आएगी। पहली एज जो भी हो किसी के अंदर उसको हमेशा हम लीडिंग एज बोलते हैं, और जो बाद में आती है उसको हम ट्रेलिंग एज बोलते हैं। देखो इसमें पहले ये आ रहा है तो इसको लीडिंग एज बोला है, बाद में ये आ रहा है तो ट्रेलिंग। तो पहले जो भी एज आएगी दैट इज लीडिंग, बाद में जो भी आएगी वो ट्रेलिंग। जो 0 से 1 जा रहा है उसको राइजिंग, और जो 1 से 0 आ रहा है उसको हम लोग फॉलिंग या नेगेटिव एज बोलेंगे। इससे आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखिए जो भी आपको समझाया है। इन अ पॉजिटिव क्लॉक पल्स इनिशियली इट इज एट लॉजिक लेवल 0, इनिशियली 0 पे होगा। इट मेक्स अ मोमेंटरी ट्रांजिशन टू लॉजिक लेवल 1, कुछ देर के लिए 1 पे रहेगा, देन रिटर्न्स टू द लॉजिक लेवल 0, और ये फिर वापस 0 पे आ जाएगा। ऐसे ही इन नेगेटिव क्लॉक पल्स इनिशियली इट इज एट लॉजिक लेवल 1, इनिशियली 1 पे होगा। इट मेक्स अ मोमेंटरी ट्रांजिशन टू लॉजिक लेवल 0,
कुछ देर के लिए 0 पे रहेगा, फॉलोड बाय ये पॉजिटिव, क्योंकि इसके आगे क्या होगा, ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज बनने स्टार्ट हो जाएगी और ये बैक टू 1 पे आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लॉक पल्स। नेक्स्ट वीडियो सेशन हम लोग जो करेंगे वो हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर करेंगे। तो प्लीज अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये सारी चीजें आती हैं। थैंक यू वेरी मच।